जय हिंद। मैं सरफराज अहमद। आज से ट्वेल्थ के वो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट ईयर यानी 2026 में जो ट्वेल्थ के एग्ज़ाम देंगे बिहार बोर्ड के लिए, उनके लिए कोर्स शुरू कर रहा हूं। और ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ जो है ट्वेल्थ के जो ग्रामर के पोर्शंस हैं यानी ऑब्जेक्टिव जो ग्रामर्स के आते हैं उनकी बात करेंगे सिर्फ हम। बाकी उसमें कंपोजिशन भी है, ट्वेल्थ के एग्ज़ाम में जो आपका पेपर है, प्लस उसके बाद लिटरेचर यानी बुक का भी हिस्सा है। पर बुक और कंपोजिशन को बाद में हम लोग टच करेंगे। सबसे पहले जो एग्ज़ाम का जो ग्रामर का पोर्शन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एक टॉपिक को सिलसिलेवार हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज सबसे पहला वीडियो है, सबसे पहला टॉपिक हम लोगों को समझना है। और हम चाहेंगे आपसे कि बस एक आज चूंकि पहला टॉपिक पढ़ना शुरू कर रहे हैं हम लोग, तो पहला दिन मान लीजिए इसको, तो हम लोग छोटी छोटी बातें हैं जो आप जानते भी हैं उसको बताना कोई बहुत ज़रूरी तो नहीं था, पर थोड़ा सा एक सीक्वेंस बनाने के लिए हमने उसको लिखा है और उसको समझ लेते हैं। आप जानते हैं कि इंग्लिश की बात अगर किया जाए तो इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज होता है यानी एक भाषा होता है। और भाषा का मतलब भी आप जानते हैं कि भाषा के द्वारा हम अपनी बात को, नॉलेज को, या जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसफ़र करेंगे यानी कम्युनिकेशन की जब बात होगी, कम्युनिकेशन की, तो ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लिखा है यानी साधन है कम्युनिकेशन का। तो हमें एक मीडियम, एक माध्यम की ज़रूरत पड़ेगी। और वो माध्यम ही क्या है? लैंग्वेज होता है। और ये माध्यम जो होता है वो साउंड के जरिए ही ट्रांसफ़र होता है। हालांकि लेटर यानी रिटन भी हो सकता है। ये छोटी सी बात है कि अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कंसिस्टिंग ऑफ साउंड्स, उसको हम लोग कह देते हैं लैंग्वेज। अब देखिए, साउंड की जब बात होती है तो साउंड जब भी क्रिएट होगा तो किसी साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए ये जरूरी है कि हमारे पास कोई सिंबल हो। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये क्या है तो आप बोलेंगे सर मार्कर या ग्रीन मार्कर। लेकिन अगर मैं बोलूं कि क्या है तो फिर आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आखिर हम पूछना क्या चाहते हैं, क्योंकि जो आपको आंसर यानी साउंड आपको देना है हमारी तरफ या हमसे जो कम्युनिकेट करना, उसके लिए ज़रूरी क्या है कि एक सिंबल होना चाहिए। तो लैंग्वेज के लिए सिंबल यानी साउंड चाहिए, और वो साउंड क्रिएट किस चीज़ से होता है? सिंबल से। अगर इसी सिंबल को हम रिटन फॉर्मेट पर ले आए यानी लिखित ले आए तो उसी को हम कह देते हैं लेटर, अक्षर जिसको कह देते हैं। और यही साउंड अगर स्पोकन फॉर्मेट में है यानी सॉरी सिंबल, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साउंड। यानी जो सिंबल है उसको दो फॉर्म में हमें समझना है, एक रिटन फॉर्मेट में और दूसरा साउंड फॉर्मेट में। लैंग्वेज एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को या तो रिटन भेज सकते हैं या तो साउंड के माध्यम से भेज सकते हैं, यानी बोल के भेज सकते हैं। सीधी सी बात ये है। अब इसके बाद फिर आप समझे अगर बात, तो यहाँ पर लिखा गया अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में आप जानते हैं पहले से ही इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। पर देखिए, लेटर्स 26 होते हैं। अल्फ़ाबेट की डेफिनेशन, ए सेट ऑफ लेटर्स यूज टू रिप्रेजेंट साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एक सेट ऑफ लेटर्स यानी अक्षरों का जो समूह यूज किया जाता है उसको अल्फ़ाबेट कहते हैं। और कितने होते हैं? ये 26 होते हैं। पर याद रखिए, रिटन फॉर्मेट में ये 26 होते हैं, बट स्पोकन फॉर्मेट जब इसको साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो यही लेटर जो है 44 साउंड्स देते हैं। अब यहाँ पर इसी चीज़ को हमने लिखा है कि अल्फ़ाबेट को रिटन फॉर्म में करेंगे तो पहला कॉन्सोनेंट और दूसरा वॉल्स हो गया। कॉन्सोनेंट्स की बात करेंगे तो 26 में 21 कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे, वॉवल्स में 5 हो जाएंगे, ए ई आई ओ यू। और इनको छोड़ के जो बी सी डी एफ अप टू जेड तक ये सब कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। ये आप पहले से जानते हैं, बहुत डिस्कस नहीं। लेकिन ये याद रखने की चीज़ है कि जो कॉन्सोनेंट होते हैं 21 होते हैं, ये लेटर के फॉर्म में 21 होते हैं, पर साउंड के फॉर्म में ये कितने हो जाते हैं? 24। यानी 21 लेटर को हम जब साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो 24 साउंड देते हैं। ठीक ऐसे ही अगर वॉवेल की बात किया जाए तो ये वॉवेल 5 होते हैं, लेकिन इन 5 वॉवेल से जो साउंड प्रोड्यूस किया जाता है वो कितने होते हैं? 20 होते हैं। एक छोटी सी बात है, इसको ध्यान रखना। तो ये याद रखना कि अल्फ़ाबेट में लेटर्स तो 26 होते हैं लेकिन साउंड 44 होते हैं। आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी कभी तो हम आपको उसको यूज़ करेंगे। अब क्या समझ में आया? लैंग्वेज क्या है? तो सिंबल से प्रोड्यूस होता है लेटर, यानी सिंबल
का रिटन फॉर्मेट क्या हो जाता है, लेटर। सिंबल का स्पोकन फॉर्मेट क्या हो जाता है, साउंड। और यही लेटर और साउंड की बात करें तो एक सेट के फॉर्म में जितने ज़रूरत पड़ते हैं किसी लैंग्वेज के लिए उसको अल्फ़ाबेट कह देते हैं। अब अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, उन लेटर्स को अगर एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वर्ड। अ मीनिंगफुल सेट ऑफ लेटर्स, यानी लेटर्स को इस तरीके से सेट बनाया जाए कि उसकी अपनी एक मीनिंग दे दे तो उसको वर्ड, यानी हम जानते हैं कि अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। दूसरा, शब्दों के समूह को ही क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेटर्स हो, अक्षर, और अक्षर 26 होते हैं जिसको अल्फ़ाबेट कहते हैं। अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं, पर शर्त है कि समूह के साथ साथ एक मीनिंग भी होना चाहिए। और शब्दों के समूह को भी सेंटेंस कहते हैं, लेकिन शर्त है कि शब्द अरेंज्ड होने चाहिए, उसकी एक मीनिंग होनी चाहिए। तो मोटा मोटी बात, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज के लिए बात अगर किया जाए तो लेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। लेटर्स 26 चाहिए, 26 लेटर को अल्फ़ाबेट कहते हैं। और इस अल्फ़ाबेट की अगर बात किया जाए तो हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स। लेकिन साउंड के अकॉर्डिंग बात करें तो 26 जो लेटर्स होते हैं, साउंड टोटल 44 दे देते हैं। और इसके बाद इन्हीं अक्षरों को मिलाते हैं तो वर्ड बनता है, मीनिंग देना शर्त है। और अगर इन्हीं वर्ड्स को अरेंज करें, यानी एक रूल के अकॉर्डिंग रख दे, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग रख दे, और उसकी अपनी एक मीनिंग हो रही है, तो वो क्या होता है, सेंटेंस होता है। अब इसके बाद थोड़ा सा सेंटेंस को और हम लोग डिटेल में डिस्कस पढ़ा कि लेटर्स और लेटर को अगर एक जगह रखा जाए और एक मीनिंग दे दे तो वो वर्ड कहलाता है, और वर्ड को अगर अरेंज किया जाए और उसकी एक मीनिंग मिल जाए तो वो सेंटेंस होता है। इतना तो आप समझ गए होंगे और जानते भी। अब यहाँ पर देखिए, एक वर्ड, दो वर्ड और तीन वर्ड, इसको अरेंज किया गया तो यहाँ पर एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, ये भी अरेंज किया गया। यहाँ पर भी बात किया जाए तो वर्ड को अरेंज कर दिया गया है। तो ये आप कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अरेंज वर्ड्स है, मीनिंग भी दे रहा है। तो ये सारे के सारे अगर बात करें तो सेंटेंस हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक बेसिक डिफरेंस क्या है, अगर मैं बोलूं कि ही वॉज प्लेइंग और शी वॉज डांसिंग, तो ये दोनों सेंटेंस जो हैं, अगर बात करें ही वॉज प्लेइंग तो आप कहेंगे कंप्लीट सेंटेंस है, यानी कि इस सेंटेंस की अपनी एक मीनिंग है। और इसकी बोलूं कि शी वॉज डांसिंग तो ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं वो आप ये भी तो कह सकते हैं ये एक ही वाक्य है और ये एक वाक्य है। लेकिन इसकी बात करें तो यहां से यहां तक तो ये एक ही सेंटेंस है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि एंड से क्या किया गया है, इसमें दो सेंटेंस को जोड़ा गया होगा। तो यहाँ पर एक सेंटेंस ये है, ये भी सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस है और ये भी सेंटेंस, और इसको क्या किया गया, ऐड किया गया। तो आप कह सकते हैं कि ये जो है ये अकेला वाक्य है। क्या है, अकेला वाक्य है। तो आप ये भी कह सकते हैं अकेला वाक्य, तो सिंगल सेंटेंस है ना, अकेला वाक्य, ये अकेला है, अकेला वाक्य। और दूसरा यहाँ देखें तो अकेला और अकेला दो को जोड़ा गया है तो जुड़ा हुआ वाक्य, क्या हो गया, जुड़ा हुआ वाक्य, ये आपका आया। तो सेंटेंस दो ही तरह के होते हैं, या तो वो अकेले आते हैं या तो वो जुड़े हुए होते हैं। तो जो अकेला वाक्य होता उसको हम क्या बोल देते हैं, सिंगल सेंटेंस। और जो जुड़ा हुआ वाक्य, जोड़ा गया हो यानी कंबाइन किया गया हो, तो उसको कंबाइंड सेंटेंस। तो पहली चीज तो ये समझ में आ गई, सेंटेंस की दो कैटेगरी होती है। एक सेंटेंस जो सिंगल होता है सेंटेंस, यानी उसमें वो कंप्लीट अपनी मीनिंग रखता है और वो किसी और सेंटेंस पे डिपेंड नहीं होता है, उसको सिंगल सेंटेंस कहते हैं, अकेला वाक्य। और एक सेंटेंस होता है कि जो एक से ज्यादा सिंगल सेंटेंस जुड़े होते हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं ये सिंगल सेंटेंस है। और ये है कंबाइनिंग फॉर्म, यानी कंबाइनिंग सिंगल सेंटेंसेस, मोर देन वन। आप जितना भी चाहे सिंगल सेंटेंस को जोड़ दे तो ये जो मिलता है वो कंबाइंड सेंटेंस है, ठीक है। तो सेंटेंस की दो कैटेगरी हो गई, एक सिंगल और दूसरा कंबाइंड। अब देखिए, अकेला वाक्य कहने से अच्छा ये है कि आप ये बोले कि एटलीस्ट, यानी कोई भी सेंटेंस अगर एक हो तो एटलीस्ट उसमें वन सब्जेक्ट, यानी एक सब्जेक्ट होगा और साथ साथ वन क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है उसको हम कह देते हैं सिंगल सेंटेंस। और ऐसा सेंटेंस जिसमें दो या दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू सिंगल सेंटेंसेस अगर ये ज्वाइन किए गए हों, है ना, विद द हेल्प ऑफ कंजक्शन, तो उसको हम बोलेंगे कंबाइंड सेंटेंस। तो हमें क्या समझ में आया, सेंटेंस जो होते हैं उसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक वो सेंटेंस जो सिंगल होते हैं
और दूसरे वो जो जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर हमने जो हेडिंग डाला है क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस, इसका मतलब यहाँ यही है कि सेंटेंसेस को दो भागों में क्लासिफाई किया जा सकता, वर्गीकृत किया जा सकता। इंग्लिश में जितने भी सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं उसकी दो ही क्लास है, ग्रुप है, एक सिंगल सेंटेंस की और दूसरा कंबाइंड। और हमें लग रहा है कि आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कौन सा सिंगल है और कौन सा कंबाइंड। हमें काम से मतलब है, डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है। बस अगर आप देख के समझ जाते हैं कि ये सिंगल है और ये कंबाइंड सेंटेंस है तो बहुत आसानी से आगे का काम हम लोग कर सकते हैं, हम आगे की ग्रामर को पढ़ सकते हैं। ये एक बेस है छोटा सा। इसके बाद हम लोगों को और डिटेल इसके बारे में पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस के बारे में, जो अगली वीडियो में हम करेंगे। मैं सिस्टमेटिक हर टॉपिक का, अभी बेसिक्स के कुछ टर्म हैं उनको समझाना जरूरी है। फिर इसके बाद आपका टेंस है, टेंस के बाद वॉइस है, वॉइस के बाद नरेशन है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन के भी कुछ पार्ट आपको पढ़ने हैं, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि कंप्लीट इंग्लिश भी हो जाए और ऑब्जेक्टिव के भी लिहाज से उसको हम लोग देख लेंगे और सिलसिलेवार चलता रहेगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है वीडियो के अंत में कि आपको लगता है कि ये प्रयास हमारा आपके फ़ायदे की है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को शेयर करें, उन दोस्तों तक पहुँचाएँ, उन लड़कों तक भी पहुँचाएँ जो 12th की अगले साल परीक्षा दे रहे हैं। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक अच्छा इंग्लिश का बेस बना सके ताकि वो अपने एग्ज़ाम्स में भी अच्छा मार्क्स ला सके और इन फ्यूचर इंग्लिश फिर उनके लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी